नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे कि बंगाल में सत्ता बदलते ही कैसे बढ़ गई ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें। अब तक अभिषेक की 17 प्रॉपर्टीज को नोटिस, क्या चलेगा बुलडोजर? जयपुर में कुछ पेट्रोल पंपों पर क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल डीजल, क्या है असली सच? यूपी में कहां चला बुलडोजर, कहां एनकाउंटर? नीट लीक कांड में क्या एक्शन हुआ है, कहां कोचिंग हब पर हमला हुआ? मुंबई में बुलडोजर कैसे कर रहा रोहिंग्याओं का हिसाब? और आज से हफ्ते में 2 दिन दिल्ली सरकार वर्क फ्रॉम होम कराने जा रही है। बंगाल में सरकार बदलने के बाद ममता की पार्टी ही उनके परिवार पर भी सरकार का शिकंजा कसता चला जा रहा है। शुभेंदु सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। टीएमसी के नंबर 2 और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के घर पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक के 17 मकानों को नोटिस जारी किया है। इसमें अभिषेक बैनर्जी से अपने घर में हुए निर्माण कार्य के बिल्डिंग प्लान और उसमें बदलाव के बारे में दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। अभिषेक बैनर्जी को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। अगर अभिषेक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अभिषेक के जिन मकानों को नोटिस दिया गया है उनमें हरीश मुखर्जी मार्ग स्थित शांति निकेतन और कालीघाट मार्ग वाला मकान भी शामिल है। इन दोनों प्रॉपर्टीज पर कोलकाता नगर निगम ने नोटिस चिपकाए हैं। इनमें से शांति निकेतन का बंगला अभिषेक बैनर्जी के नाम पर है, जबकि कालीघाट में बना मकान उनकी मां के नाम पर है। अभी कोलकाता नगर निगम पर टीएमसी का कब्जा है और अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के महासचिव और ममता के बाद पार्टी में नंबर 2 नेता हैं। अब देखें, अभिषेक बैनर्जी के कुल 17 मकान हैं जिनके लिए नोटिस जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की नई नगर पालिका मामले में और शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल साफ कर चुके हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एक तरफ कोलकाता नगर निगम अभिषेक को नोटिस दे रहा है, दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी इसे बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बता रहे हैं। तो जहां जहां पर उनका घर है, जिसमें शांति निकेतन 138A, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं वहां, और उसके बगल में कालीघाट रोड पर भी एक मकान है, उसे भी नोटिस जारी किया गया है। कल ममता के घर पर टीएमसी नेताओं के साथ हुई बैठक के दौरान अभिषेक ने कहा कि वो चाहे जो कर ले, उन्हें मेरे घर पर नोटिस भेजना है भेजे, मेरा घर तोड़ना है तो तोड़ दे। मैं इन गीदड़ भभकियों के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, ये अभिषेक बैनर्जी ने कहा। और कहा कि जो भी परिस्थिति आ जाए, बीजेपी और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई और मजबूती से जारी रहेगी। तो अभिषेक बैनर्जी जहां एक तरफ कह रहे हैं कि ये बदले की तहत की गई कार्रवाई है, तो वहीं सरकार कह रही है कि किसी भी अवैध कंस्ट्रक्शन को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहा अभिषेक बैनर्जी ने? वो ये कह रहे हैं कि चाहे जो कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। और अभिषेक की कितनी मकान पर रडार है, कितनी प्रॉपर्टीज पर रडार है, वो भी आपके सामने है। कुल 24 प्रॉपर्टी रडार पर हैं। 14 प्रॉपर्टी लिप्स एंड बाउंस कंपनी के नाम पर हैं, 4 प्रॉपर्टी अभिषेक के नाम पर हैं। और इन प्रॉपर्टीज पर अब निशाना साधा जा रहा है। क्या कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी? वो जो चाहे कर ले, उन्हें मेरे घर पर नोटिस भेजना है भेजे, मेरा घर तोड़ना है तो तोड़ दे, मैं इन गीदड़ भभकियों के आगे अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, बीजेपी और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई और मजबूती से जारी रहेगी। तो अभिषेक बैनर्जी ने कल जो बैठक हुई है ममता बनर्जी के साथ, उसमें कहा है कि कितना भी मुझे परेशान करने की कोशिश क्यों ना कर लें, मैं झुकने वाला नहीं हूं। अब आइए आपको यह बताते हैं कि अभिषेक के कितने मकान रडार पर हैं। तो कुल 24 प्रॉपर्टी हैं जो अभिषेक बैनर्जी के पास हैं, जिनमें से 14 प्रॉपर्टी लीप्स एंड बाउंस कंपनी के नाम पर हैं, जबकि 4 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो सीधे अभिषेक बैनर्जी के नाम पर हैं और 6 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो अभिषेक बैनर्जी के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।
खुद शुवेंदु अधिकारी ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने इन प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था और अभिषेक बैनर्जी का सीधे मंच से नाम लिया था। अभिषेक बैनर्जी को कोलकाता नगर निगम से नोटिस मिला है, जहां टीएमसी का ही मेयर फिरहाद हाकिम है। हालांकि अपने नेता को भेजे गए नोटिस के बारे में मेयर फिरहाद का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हो रहा है आपको? अरे चल रहा है दादा, तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल क्या करेगा? तो आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं, और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। अब देखिए, अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये तो तय है। अभिषेक बैनर्जी भी आर पार के मूड में हैं, ये भी तय है। अब होने क्या जा रहा है कोलकाता में, इस पर बात करेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन नारा भी कोलकाता से हैं और ओंकार सरकार भी कोलकाता से हमारे साथ हैं। पवन, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अभिषेक बैनर्जी को नोटिस तो दे दिए गए हैं, जिसकी जानकारी कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम को नहीं है। क्या कार्रवाई आगे संभव है? देखिए, नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हमारे पास जानकारी है कि अवैध निर्माण हुआ है, आप अपने बिल्डिंग प्लान को सबमिट करें, बताएं कहां कहां डेविएशन है, अपने आप हटाएं, वरना हम हटाएंगे तो आपसे हटाने का चार्ज भी वसूला जाएगा। ये सब नोटिस में मेंशन है। जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये 119 और 121 कालीघाट रोड है, यहां सामने कालीघाट है, और ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं जिस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ है, नीचे हार्डवेयर की दुकान है, अभिषेक हार्डवेयर है। हालांकि अभिषेक बनर्जी का हार्डवेयर है नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहां कोलकाता पुलिस की गाड़ियां और जवान तैनात हैं। ये बिल्डिंग नंबर 119 है जो कालीघाट रोड पर है, जो यहां ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर बनाई गई है। इसके पीछे जो आप दूसरी बिल्डिंग देख पा रहे हैं इस रेलिंग के बाद की, ये 121 है। यहाँ नीचे दुकानें हैं, जो लोग कह रहे हैं कि दुकानें हमारी हैं, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग किसकी है वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन वो ऊपर जो आप देख रहे हैं टॉप फ्लोर पर देखिए, जो पहले कंस्ट्रक्शन था उसके बाद एक फ्लोर बाद में ऐड किया गया है, जो स्पष्ट पर दिख रहा है कि जो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान था उसके बाद बना है। तो कुल मिलाकर इस तरह से 17 प्रॉपर्टीज हैं जो लीप्स एंड बाउंड्स के नाम है, जिनके मालिक अभिषेक बनर्जी हैं, लता बनर्जी हैं जो अभिषेक की माताजी हैं, और उनके पिताजी हैं, उनके नाम भी कुछ। कुल मिलाकर 24 प्रॉपर्टी हैं पवन, और इन 24 प्रॉपर्टियों का पूरा लेखा जोखा अब सरकार अपने पास रखना चाह रही है। पता लगाना चाह रही है कि ये 24 प्रॉपर्टीज क्या नक्शा पास करवा के बनवाई गई हैं, क्या तय मानकों के हिसाब से बनवाई गई हैं, कोई अवैध कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। ओंकार, आप मुझे बताइए, एक तरफ सरकार की नीयत बड़ी साफ दिखती है, सरकार की मंशा बड़ी साफ दिखती है, सरकार अभिषेक बैनर्जी की 24 प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाकर बैठी है, और अगर अवैध पाया गया कोई भी हिस्सा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा। इस पर अभिषेक बैनर्जी का ये कहना कि ना झुकूंगा, ना इस सरकार के आगे नतमस्तक होऊंगा। किस तरीके से हो रही है कोलकाता में राजनीति? जी देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ टोटल 24 ऐसे प्रॉपर्टी है, जिसमें से अधिक लगभग 16 से 17 प्रॉपर्टी लिप्स एंड बाउंड्स नाम के कंपनी के नाम पर है, जो कि अभिषेक बंदोपाध्याय का ही कंपनी है, ऐसे ही माना जाता है। उसके खिलाफ, इस लिप्स एंड बाउंड्स के खिलाफ ये आरोप है कि अलग अलग समय पे इसी जगह से गैर कानूनी तरीके से नौकरियां बांटी गई थी, नौकरियां बेची गई थी, ऐसे ही आरोप है। तो ये कंपनी के खिलाफ तो फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने कार्रवाई कर रहा है। इसी कंपनी के नाम पर 188A शांति निकेतन बिल्डिंग जो है इसी कंपनी के नाम पर है, जहां पर अभिषेक बंदोपाध्याय और उनके परिवार के समेत रहते हैं। तो इसी बिल्डिंग के ऊपर भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस लगाया गया है कि अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो उसके खिलाफ कॉर्पोरेशन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई अवैध प्लान के बाहर जाके कुछ निर्माण किया गया है तो उसे जल्द से जल्द अभिषेक बंदोपाध्याय खुद हटा ले, या फिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से वो जगह को तोड़ी जाएगी और तोड़ने के पैसे भी वसूले जाएंगे।
तो ये धीरे बिल्कुल ओंकार, और जिस तरीके का रुख अभिषेक बैनर्जी का है, ऐसा लगता तो नहीं कि अभिषेक बैनर्जी प्रशासन की बात मानेंगे, नगर निगम की बात मानेंगे और अवैध कंस्ट्रक्शन को खुद ही तोड़ लेंगे। अब बुलडोजर कितना तेज चलेगा और कहां पर चलेगा कोलकाता में, देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आप दोनों का। अब खबर जयपुर से है, जहां अचानक पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत शुरू हो गई। कल रात से जयपुर में कई पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। जो पेट्रोल पंप खुले हैं उन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल कंपनियों ने क्रेडिट पर तेल की सप्लाई करना बंद कर दिया है। इस वजह से संकट देखने को मिल रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्य में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है, यही सफाई तेल कंपनियों ने दी है। लेकिन इसके बावजूद जयपुर के पेट्रोल पंप पर क्या आलम है, उसका एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लोगों की बातें भी सुनवाएंगे, लेकिन ये राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उससे लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो रहा है। हालांकि सरकार ये सफाई दे रही है कि राज्य में किसी भी तरीके से कोई भी तेल का संकट नहीं है और तेल कंपनियां भी यही सफाई दे रही हैं। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड पर जो हो रहा है वो तस्वीरें डराने वाली हैं। कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल मिलना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मोहाना इलाके में हम मौजूद हैं। ये पेट्रोल पंप है, आप देखिए कल शाम को 6 बजे से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों का मिलना बंद हो चुका है। हालांकि लोगों का यहाँ पर कहना है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिट से जो वो तेल डिपो से उठाते थे, वो क्रेडिट यानी उधार से जब उनका रोटेशन चलता था वो मिलना बंद हो गया। इस वजह से वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, उनको तेल नहीं मिल रहा है। तमाम अलग अलग भी तर्क हैं लोगों का। यहाँ पे भी पेट्रोल पंप जो है वो बंद पड़ा हुआ। ये पेट्रोल पंप क्यों बंद हो गया? माल नहीं आ रहा आगे से। हैं? आगे से माल नहीं आ रहा है हमारे। कहाँ से? आगे से डिपो से माल ही नहीं आ रहा हमारे। हाँ, ये मेरे सेठ से बात कर लो आप, मेरे मालिक से बात कर लो आप। हाँ नहीं, हाँ हाँ, डिपो से माल कर रहा हूँ बात, आप बताओ डिपो से आगे से माल नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे। ये क्या मुझे ये बताइए, क्या क्रेडिट वाला है कि आप लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं? इतना नहीं जानता यार हम। हैं? सेठ के पास मेरे पास में मेरा सेठ खूब पैसा डाल रखा है बैंक के अंदर। आगे से माल नहीं आ रहा, बस खूब पैसा डाल रखा है। मेरे सेठ से बात कर लो आप। ये कल से नहीं आ रहा हमारे। हाँ, कल बंद हो गया था हमारा पंप। लेकिन सरकार तो कह रही कि पेट्रोल डीजल तो खूब है, कोई दिक्कत नहीं। करो ना, उनसे मालिक से बात करो मेरे। हाँ, तो ये इनका ये कहना है कि माल नहीं आ रहा है आगे से। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप संचालकों का तर्क ये भी है कि जो वो क्रेडिट से डिपो से जो उठाते थे पेट्रोल या डीजल, वो क्रेडिट का सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। यानी उधार से रोटेशन का सिस्टम पेट्रोल पंप के संचालकों का चलता था, वो क्रेडिट बंद कर दिया गया, जिसके चलते पेट्रोल पंप और डीजल पर कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मोहाना का जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बंद हो गया। यहाँ के पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि आगे से माल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जयपुर में तमाम पेट्रोल पंप हैं जो बंद हो चुके हैं। कल शाम से कुछ बंद हुए हैं, कुछ देर रात को खुल गए हैं। और गांव के जो दूर दराज के जो भी पेट्रोल और डीजल पंप है वहां पे भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल मुश्किल से ही मिल पा रहा है। अब देखिए, जयपुर में आज सुबह से कुछ हालात सुधरे तो हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने एक और पेट्रोल पंप का जायजा लिया, आप भी देखिए। जयपुर में पेट्रोल और डीजल की आवक रात को कुछ देर के लिए कम हुई, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग गई। और उसके बाद अभी भी पेट्रोल पंप पर आम दिनों की तरह इससे ज़्यादा ही बल्कि कतार लग रही है। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं चौधरी जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सोहनलाल चौधरी। सोहनलाल जी, कल रात को भी कुछ पेट्रोल पंप में कुछ पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पेट्रोल की आवक लोगों को पूरी हो रही है, पूर्ति की जा रही है? हमारे तो हो रही है साहब, जैसे जो लग रहे हैं वैसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भीड़ तो पीछे कहीं पे ये सुन में आ रहा है कि मिल नहीं रहा है। तो यहाँ कस्टमर को तो चाहिए जिस आवश्यक वस्तु है ये तो इसमें चाहिए जो डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। चेन क्या होता है? जैसे हम तो खरीदते हैं यहाँ से आपसे, जो भी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया, आप लोग किस तरीके से पेट्रोल पाते हैं, लाते हैं? डिपो पे से जो इंडियन लगाते हैं, डिपो से कंटेनर आता है, कंटेनर हमारे यहाँ खाली होता है, हम सप्लाई कर देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब कई पेट्रोल पंप पे जैसे जहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी वजह क्या हो जाती है? उसकी तो वही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे। क्या आजकल क्रेडिट का भी वो बंद कर दिया। क्रेडिट से जो पहले क्रेडिट था, अब आजकल से जो पहले ऑनलाइन थे, जो पैसे जमा कराओ वो से। इससे क्या समस्या आ रही पेट्रोल संचालकों को? वो पेमेंट का तो है, इशू है ही।
क्रेडिट या और किस तरीके की समस्या जी? मान लीजिए कि कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है, जो बंद हो रहा है, उसको किस तरीके की और समस्याएं हो रही हैं? वो तो वही पता है, हम बता नहीं पाएंगे। आपके यहाँ पेट्रोल पूरा आ रहा है? पेट्रोल आ रहा है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पेट्रोल का स्टॉक पूरी तरीके से है, आपको पता है? हाँ पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पूरी तरीके से? हाँ, पूरी तरह। तो कुल मिलाकर एक समस्या ये ज़रूर है कि क्रेडिट से यानी उधार से पेट्रोल डिपो से जो पेट्रोल संचालक ले लेते थे पेट्रोल, तो वो क्रेडिट नहीं बल्कि नकद में पेमेंट करना पड़ रहा है, और इसीलिए तमाम पेट्रोल संचालकों को कई बार इस बात की भी दिक्कत उठानी पड़ती है कि वहाँ पेट्रोल डीजल की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बाकायदा देर रात को एक गाइडलाइन निकली है कि पेट्रोल और डीजल पूरी तरीके से पर्याप्त है, कोई अफवाह ना फैलाएं कोई लोग। लेकिन अभी अगर आप देखें पेट्रोल पंपों पर लगातार भीड़ लग रही है पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। मनीष, सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है, तेल कंपनियों की तरफ से भी सफाई आ गई है, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसमें पेट्रोल पंप बंद हैं, लोगों में डर है, लोग पैनिक में हैं और इसलिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो सरकार की गाइडलाइन के बाद क्या स्थिति में कोई सुधार आया है या अभी भी कई पेट्रोल पंप बंद हैं? नहीं, देखिए फिलहाल कोई सुधार नहीं आया है। बड़ी बात यह है कि शाम को 6 बजे से पेट्रोल पंप कई बंद हो चुके हैं। मैं ऐसे ही एक जयपुर के सबसे पॉश इलाका है मुहाना, उस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ है। कल शाम को 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हो गया। हालांकि यहाँ के जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसा जमा कर दिया है, लेकिन आगे से डिपो से ही उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप चलाएंगे कैसे? जो कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। पेट्रोल पंप बंद क्यों है? सर पेट्रोल पंप इसलिए बंद है, कल हमें सप्लाई नहीं मिल पाई। सप्लाई तो मिल रही है, सरकार तो कह रही कि सप्लाई दे रहे हैं। नहीं मिल पाई ना। क्यों नहीं मिल पा रही है? अब वो सर ऐसे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सप्लाई कम है। हाँ। क्या क्रेडिट या आप पे लेते हैं आप लोग, उधार का रोटेशन चलता है उस वजह से है या कोई और समस्या है? वैसी कोई समस्या नहीं है, पैसे तो हमने एडवांस ही करवाए थे अपन ने गाड़ी के, उसके बाद भी नहीं मिल पाई। नहीं तो आपने पूछा कि भाई जब पैसा आपने जमा करा दिया तो आपको पेट्रोल डिपो से पेट्रोल डीजल का टैंकर क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ के लिए? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सर हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी देने की, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। शॉर्टेज है इस तरीके की बात कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कि शॉर्टेज है। तो क्यों नहीं आया? वो नहीं आ पाया सर। तो और भी यहाँ आसपास के पेट्रोल पंप बंद हुए हैं आपके साथ के? हाँ सर, रहते हैं कई बार, जैसे ये अपने बीच वाला है ना, ये भी बंद रहता है कई बार, BPCL। ये बंद है? हाँ रहता है कई बार, फिर चालू हो जाता है, सप्लाई आ जाती है तो। हाँ। तो देखिए इस तरीके की चीजें, सप्लाई आ जाती है तो पेट्रोल पंप चलने लगता है, लेकिन स्थिति फिलहाल जयपुर के शहर में तमाम पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। अब ये इतना बड़ा पेट्रोल पंप है और ये मुहाना मंडी जो कि जयपुर की सबसे बड़ी मंडी, वहां पर ये पेट्रोल पंप है वो बंद है। कल शाम को पेट्रोल ठीक है, तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं, पेट्रोल पंप बंद क्यों है और सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, ये देखना होगा। मनीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर नीट खुलासे से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीमें महाराष्ट्र के कई जिलों में छापेमारी कर रही हैं। छात्र, उनके पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक की जांच रडार पर है। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर में सीबीआई की टीमें पिछले 2 दिनों से छापेमारी कर रही हैं। नीट स्टूडेंट्स के घरों पर दबिश दी जा रही है। सीबीआई को खबर मिली है कि नागपुर के कुछ एजेंट्स छात्रों को प्रोफेसर कुलकर्णी की मॉक क्लास तक लेकर पहुंचे थे। इस क्लास में शामिल होने के लिए कुछ छात्रों ने प्रोफेसर कुलकर्णी को मोटी रकम दी थी, तो उधर लातूर में भी सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रोफेसर मोटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला तेज हो गया है। एक बाल रोग विशेषज्ञ को पकड़ा गया है, साथ ही प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ छात्र, कुछ अभिभावक तो कुछ एजेंट्स हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे वैसे सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री ने कल एनटीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और नीट एग्जाम को क्लीन बनाने से जुड़े कई फैसले लिए गए। 21 मई को नीट का री एग्जाम होने वाला है, जिसे लेकर पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार लीक प्रूफ होगा एग्जाम? नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया। आरसीसी इंस्टीट्यूट के संचालक शिवराज मोटेगांवकर की पत्नी से भी पूछताछ होगी। सीबीआई ने मोटेगांवकर की पत्नी को भी नोटिस जारी किया है और जांच के लिए पुणे पहुंचने के लिए कहा गया है। कल शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। अब उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कस रहा है। मोटेगांवकर से जुड़े दूसरे डॉक्टर से भी
सीबीआई अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। बड़ी खबर लातूर से ही है। नीट पेपर लीक के खिलाफ एमएनएस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर चुके हैं। लातूर में आरसीसी कोचिंग के बाहर एमएनएस का भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के कोचिंग सेंटर पर अंडे फेंककर प्रदर्शन किया गया है। कोचिंग के बाहर नारेबाजी भी की गई है। पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। मोटेगांवकर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर रही है। कल संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कोचिंग के बाहर प्रदर्शन किया था और आज एमएनएस के कार्यकर्ता कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर सीबीआई की कई टीमें महाराष्ट्र में एक्टिव हैं। परत दर परत हटाई जा रही है। पूरे देश में 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर है। विदर्भ रीजन तक सीबीआई की टीमें पहुंच चुकी हैं। समझिए जांच कहां तक पहुंची है। अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई छात्रों और उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। मोबाइल लैपटॉप्स खंगाले जा रहे हैं, छात्रों के भी और उनके पेरेंट्स के भी। लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। किस किस को पेपर मिला, किस किस की जांच चल रही है, देखिए हम आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। देखिए नीट पेपर लीक के मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें सबसे पहला नाम आया था प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का। अब उसके बाद जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया वो भी नाम इस वक्त आपके सामने है और इसमें कई सारे वो लोग हैं जिन्होंने पेपर को खरीद करके आगे बढ़ाया। शुभम खैरकर, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, ये वो नाम है जो अब तक जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और ये 5 पहले के नाम। सचिन चौधरी मुंबई से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सचिन, आप जरा बताइए कि जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, ये कब तक हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे और मेन सोर्स पॉइंट वो कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया और उसके बाद इस पूरे मामले में इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी देखिए, सीबीआई ने जो मुख्य सूत्रधार है पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, इनको तो गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा जो एजेंट और पीडीएफ बनाने का काम करते थे, चाहे फिर वो शुभम खेमकर हो, फिर अहिल्यानगर से अरेस्ट लोखंडे हो, इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब ये जो जड़ें ज़मीन तक कैसे पहुंची थी, कैसे ये पेपर लीक करने का काम जो है ज़मीनी लेवल पर यानी कि लोकल लेवल पर इसको फैलाया जा रहा था और पैसे, मोटी रकम जो ऐठी जा रही थी, उसमें ये जो मोटेगांवकर है, शिवराज मोटेगांवकर, इनकी प्रमुख भूमिका थी। इसलिए मोटेगांवकर पर जो है शिकंजा कस लिया है। उनकी पत्नी को सीबीआई ने जो है पुणे में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उनके बेटे से 17 साल का बेटा है, उनसे कल 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई है। उनसे संपर्क में आने वाले 1 या 2 डॉक्टर है जिन्होंने बड़ी रकम देकर ये पेपर खरीदा है या पेपर आगे लीक किया है, इसकी एक अंदेशा है। उसको लेकर भी सीबीआई की जांच जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने चंद्रपुर हो, अहिल्यानगर हो, पुणे हो, नागपुर हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, तमाम जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल देखिए यहाँ पर मोटेगांवकर फैमिली पर इस वक्त सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब आप जानकारी दीजिए, सीबीआई की ये जांच कहां तक पहुंची है? मेन कड़ी तक पहुंचने में कितना वक्त अभी लगेगा? ये कैसे पता होगा कि कैसे पेपर लीक हुआ है और कौन इसके पीछे बड़े लोग जिम्मेदार हैं? देखिए प्राची, इस पूरे मामले के अंदर ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, सीबीआई के सूत्रों से हमारी बात हुई। सीबीआई ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो मेन मास्टरमाइंड थे इसके अंदर, चाहे हम पीवी कुलकर्णी की बात करें, मनीषा मात्रे की बात करें या फिर शिवराज की बात करें, इन तीनों मेन कड़ी हैं। आरसीसी कोचिंग संचालक जो है, ये 3 मेन कड़ी हैं जिन्होंने ऐसे छात्रों को, मनीषा मात्रे और इससे पहले पुणे से जो मनीषा वाघमेरे गिरफ्तार हुई थी, इनके साथ मिलकर ऐसे छात्र और ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी जो पढ़ाई में एवरेज से थोड़े ज्यादा हों और उनके परिवार के लोगों के पास पैसे हों, जो 25 से 30 लाख रुपए जो लीक पेपर है उसके लिए दे सके और उनको अच्छा रैंक दिलवाया जा सके। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब नागपुर में और अभय, साथ ही अभी जो बहुत ये से इंस्टीट्यूट सवालों है, के जवाब लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग जो पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, फिर पेपर सेट करते हैं, फिर कहीं प्रिंटिंग होती होगी, वो तमाम लोग जो इस पेपर से जुड़े हुए थे, उनमें से कौन कौन लोग हैं जो पेपर लीक करने में शामिल हो सकते हैं, और इससे जिसकी वजह से 22 से 23 लाख बच्चों की मेहनत जो है वो रायगा गई। बहुत शुक्रिया अभय और सचिन हमारे साथ जुड़ने की। और अब खबर यूपी से है, जहां प्रतापगढ़ में रेपिस्ट के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के आरोपी गुलजार की दुकान के बाहर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान को सील भी कर दिया गया। पीड़ित की मां ने गुलजार पर बेटी को दिल्ली में बेचने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा किया था। लोगों ने आरोपी गुलजार को पुलिस कस्टडी में ही पीटने का भी प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुश्किल स्थिति को संभाला था। और अब बात यूपी की। योगी सरकार ने अपने 9 सालों के पूरे कामकाज का एक ब्यौरा पेश किया, जिसमें अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी। उसका पूरा डेटा अब सामने आया है। योगी सरकार ने पिछले 9 साल में 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किया। इस दौरान 289 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। कुल 17,043 एनकाउंटर हुए, जिसमें 34,253 अपराधी गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर की इस कार्रवाई में 11,834 अपराधियों के पैर में गोली लगी। इन अपराधियों से लोहा लेते वक्त यूपी पुलिस के 18 जवान शहीद हुए, जबकि 1,852 पुलिस वाले जख्मी हुए। तो यूपी पुलिस के जरिए यह बताया गया है कि पिछले 9 सालों में उसने अपराध के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की। मेरठ जोन एनकाउंटर के मामले में नंबर 1 रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर वाराणसी जोन रहा और तीसरे नंबर पर आगरा की बारी आती है। और मेरठ में 2 पुलिस वाले शहीद हुए। इसके बाद और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, 9 साल का ये पूरा लेखा जोखा, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, तो वो आंकड़ों में भी दिख रहा है कि किस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर भी हो रहा है, उनके पैर में भी गोली लग रही है और पूरी तरीके से सफाया हो रहा है अपराध का। प्राची, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेवरेट टॉपिक की बात किया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है, और इसी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसका सीधा उदाहरण समझा सकता है कि 9 साल का जो ब्यौरा जारी किया है उसमें 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, 34,000 से ज्यादा अपराधियों की धरपकड़ हुई है, गिरफ्तारी हुई है, और ये भी बताया जा रहा है कि 289 अपराधियों को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन की बात कर लिया जाए, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की बात कर लिया जाए, तो वो एनकाउंटर्स में और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में अगर नंबर्स की बात किया जाए तो पूरे यूपी में सबसे ज्यादा है। जिसके बाद लखनऊ में जो कमिश्नरेट है उसका 2nd नंबर आता है, कानपुर कमिश्नरेट का 3rd नंबर आता है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का संदेश है पुलिस को, कानून व्यवस्था के रखवालों को, वो बिल्कुल साफ है कि किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई कर रही है बल्कि उनको उनके अंजाम तक भी पहुंचा रही है। इसीलिए जो सिलसिलेवार आंकड़ा आया है उसको लेकर के यूपी पुलिस ने बाकायदा जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए हैं। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पे सवाल उठाता है कि अपनी इमेज को ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस तरीके का काम करती है, लेकिन जिस तरीके से बिजनेस आ रहे हैं, जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश हो रहा है पूरे देश भर में, वो ये बताता है कि पुलिस का ये सराहनीय कदम न सिर्फ उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के लिहाज से बढ़िया कर रहा है बल्कि बिजनेस के लिहाज से, अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, बल्कि बिग कॉर्पोरेट के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश अब उद्योगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। प्राची, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, जहां रेखा गुप्ता सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। पीएम की अपील का दिल्ली में एक और असर देखने को मिल रहा है। रेखा गुप्ता सरकार आज से हर हफ्ते 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेगी, जिसका आज पहला दिन है। सीएम रेखा गुप्ता और सभी मंत्री आज घर से काम करेंगे। रेखा गुप्ता सारी मीटिंग्स ऑनलाइन करेंगी। दिल्ली सरकार के ज्यादातर अधिकारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल, दमकल, बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन पर यह नियम लागू नहीं है। जिनका फील्ड में जाना जरूरी है उन्हें वर्क फ्रॉम होम ना करने को कहा गया है। तो पहले मेट्रो से सफर करके यह संदेश दिया गया कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, मतलब यह कि पेट्रोल डीजल बचाएं। अब वर्क फ्रॉम होम के जरिए भी उसी संदेश को और मजबूत करने की कोशिश
कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करके जिससे लोग घर से कम निकलेंगे, अपने वर्क स्टेशन तक जाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी, तो इसके ज़रिए भी ईंधन की बचत की जाएगी। तो ये 2 कदम जो प्रधानमंत्री ने 7 अपीलें की थी, उनमें से ज़्यादातर अपील पर अलग अलग राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं और उसे अप्लाई कर रही हैं। उसी दिशा में रेखा गुप्ता सरकार भी का एक और कदम वर्क फ्रॉम होम के जरिए प्रधानमंत्री की अपील को यथार्थ में तब्दील कर रही हैं। तो रेखा सरकार का ये वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है, इसके जरिए अब सरकार में के वो विभाग और उनके मंत्री जिनका फील्ड में जाना जरूरी नहीं है, मतलब वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिनका फील्ड में ग्राउंड पर होना जरूरी होता है, जाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ग्राउंड पर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस ग्राउंड पर होती है, उनको ग्राउंड पर होना पड़ेगा, लेकिन वो तमाम डिपार्टमेंट, वो तमाम मिनिस्ट्रीज जिनको ऑफिस में रह के काम करना है, वो अपने ऑफिस के काम घर से ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए कर सकते हैं। और यही कदम आज रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से उठाया गया है। और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको भी इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जा रहा है कि आप भी जो है वर्क फ्रॉम होम के जरिए ईंधन बचाने की दिशा में कदम उठाएं। महाराष्ट्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चल रहा है। लगातार दूसरे दिन मुंबई के बांद्रा इलाके में पीले पंजे की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। कल प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सैकड़ों झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया और जमीन खाली करवा दी। सरकारी जमीनों को खाली करवाया जा रहा है। गरीब नगर इलाके में ये सभी लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके 40 साल से रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान कल कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद रेलवे की टीम ने इलाके का सर्वे किया, लोगों को नोटिस दिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। बांद्रा स्थित पश्चिम रेलवे की जगह पर बनी जो स्लम था, काफी वर्षों से लोग वहां रह रहे थे, लेकिन उस पर तोड़क कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो पश्चिम रेलवे प्रशासन ने शुरू कर दी है। कड़ा बंदोबस्त जो है पुलिस का वो भी लगाया गया है। काफी जो घर है कल तोड़ दिए गए थे, आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन जिन के घर टूटे हैं वो अपना सामान लेकर, घर का जो कोई जरूरी सामान है लेकर सड़क किनारे फिलहाल बैठे हुए हैं। कई लोग हैं, उनसे बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो उनके घर टूटे हैं क्या स्थिति है। और पहला तो सवाल यही कि जो घर आपके टूटे, क्या आपका घर इलीगल है या आपको पता था? इलीगल की बात नहीं है, हम लोग 92 से यहाँ पे रहवासी है यहाँ के, हमारे पास हर प्रूफ है। तो मानता हूँ सरकार को जरूरत है लो, मगर हम लोग को शिफ्टिंग तो करवा दो। प्रूफ के आधार पे शिफ्टिंग होता है हर जगह। 2011 का पास हुआ है, 2002 का पास हुआ, हमारा 92 का सर्वे पहुंची है, 2002 का सर्वे पहुंची है, 95 का अपना वोटर आईडी है। उसके आधार पे तो अपना रूम हर जगह पास हुआ, हर जगह मिल रहा है। बस ये एरिया में ही उल्टा कानून हो रहा है। आपका पूरा नाम बताइए। हमारा शाहिद मलिक नाम है। शाहिद मलिक जी, गाजियाबाद। आप कहाँ से हैं? हम लोग गाजियाबाद से। गाजियाबाद यूपी से जी। कितने साल से यहाँ पे? यहाँ पे 15 साल से हैं। 15 साल से। तो फिर वहाँ से यहाँ पर आप लोग कब आए हैं? फैमिली के साथ आप लोग यहाँ चले? फैमिली वगैरह सब इधर ही रहती है हमारी। अच्छा। सब कारोबार इधर ही है, सब खत्म हो गया। दादा या पिताजी भी यहाँ रहते थे? नहीं, हम ही रहते हैं। आप यहाँ पे? वालिद। तो आपको यहाँ पे घर मिला कैसे? आपने कैसे ढूंढा? घर तो यहाँ 15 साल से पहले से जान पहचान है, लोगों से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा। तो अब 15 साल से एक ही घर में है, सबसे जान पहचान है। फैमिली के साथ में यही कारोबार है, यही काम करते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। अल्लाह बख्श अंसारी। अल्लाह बख्श अंसारी जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ सालों से तो हम जवानी से अभी बुढ़ापे पे आ चुके हैं हम लोग। अच्छा। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ, जब भी देखो कुछ मिल नहीं रहा है। तो मतलब आपके पिताजी जब यहाँ आए थे तब से तब से हम लोग, हाँ, जब से हमारे पिताजी 2-3 पीढ़ी, हमारे बच्चे लोग जवान हो गए, उनकी शादी ब्याह कर चुके हैं यहाँ। यहीं से हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। यहाँ से। बिहार का कौन सा जिला? बिहार से मधुबनी जिला से। मधुबनी से? हाँ। कौन सा गाँव? चैनपुर। से। तो वहाँ पे है खेती बाड़ी? कुछ नहीं है, खाली एक रूम वहाँ है हम लोग को रहने सहने के लिए। कभी भी जाते तो वहाँ रहते और सहते, फिर वापस चले आते। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा रहना करना यही से सब। छाँ पे बैठते भी हैं तो ये पुलिस वाले फिर भी भगा देते हैं। तो घर भी नहीं है, मतलब रोड पे भी बैठे फिर भी भगाते हैं। तो कहाँ जाए पब्लिक, ये बता। अगर पुलिस वाला बहुत ज्यादा भगाए थे, हम लोग को तो आदत यही आते हैं। घर के बदले में घर देवे। हुआ था, बस पुलिस वाला ने बहुत मार मार के भगा रहे थे।
देखिए, पश्चिमी रेलवे अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए ये कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से एक्टिव रेलवे ट्रैक के पास स्थित रेलवे सुरक्षा क्षेत्र में की जा रही है, जहां गैर कानूनी तरीके से बसावट से न सिर्फ जान का जोखिम बना हुआ है, बल्कि ट्रेन संचालन के लिए गंभीर जोखिम बना हुआ है। अतिक्रमण हटाया जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि रेलवे सुरक्षा, परिचालन सुगमता और भविष्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, जिसमें अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हो सके। रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण की वजह से पैसेंजर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। 5 दिनों के अभियान का उद्देश्य 5300 वर्ग मीटर की रेलवे की ज़मीन को खाली करवाना है। बांद्रा इलाके में बुलडोजर अभियान 23 मई तक जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन की जमीन पर बने जो इंक्रोचमेंट है, उन्हें हटाने का काम लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन कल जो 20% काम पूरा हुआ था, तकरीबन 20% जो निर्माण थे, जो घर थे, वो तोड़ दिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी दिन भर से शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 5 जेसीबी की सहायता से सारा जो कुछ मलबा निकला है, यानी कि जो पत्रे हैं या लकड़ी है, बाकी का जो मलबा है, उसे सब हटाने का काम जारी है। बाकी दूसरी जो बड़ी क्रेन है, उसकी मदद से आगे के जो घर हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। और ये कार्रवाई दोनों तरफ, जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं उसकी दोनों तरफ लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन जो मुंबई का है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनाती उनकी की गई है। साथ ही आरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है और कॉन्ट्रैक्टर की मदद से बड़े पैमाने पर जो कर्मचारी है उन्हें भी तैनात किया गया है। और जो कुछ मलबा बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे घर टूट रहे हैं वैसे ही मलबा भी हटाने का काम दूसरी ओर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का सामान यहाँ पर जो मलबा है वो पड़ा न रहे और उसे हटाने की भी जो प्रक्रिया है वो एक साथ ही जारी है। आज दूसरा दिन है कार्रवाई का। इस पूरी जमीन पे लगभग 500 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें तोड़ा जाना है और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है। पूरा का पूरा जो जमीन का ये टुकड़ा है उसे खाली कराया जाना है और जो रेलवे प्रशासन का जो परियोजना है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पश्चिम रेलवे को बनाना है, ताकि पश्चिम बांद्रा का जो उपनगरीय सेवा है, जो रेलवे स्टेशन है और साथ ही बांद्रा टर्मिनस को मिलाकर एक टर्मिनल बनाया जा सके, एक खासकर कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। उसको लेकर ये बहुत पहले का पूरा प्लान था, लेकिन ये इलीगल स्ट्रक्चर के चलते ये सारा काम पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब उसे सारा का सारा ये स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है और इसके लिए बड़े पैमाने पर जो मशीनरीज है वो लगी हुई है और साथ ही जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में ये साफ पता चलता है कि 500 स्ट्रक्चर्स अगर हटाए जाने हैं तो उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा। हालांकि ये फैसला जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। समीर भिसे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जितने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके घर हटाए जा रहे हैं, रेलवे अपनी ज़मीन खाली करवा रही है, क्या उनको रीलोकेट करने के लिए भी हाईकोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है? बिल्कुल, उन्हें रिलोकेट करने के लिए कोई योजना नहीं है, उस पर कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, खासकर उन्हें किसी भी तरह का जो पर्यायी वैकल्पिक व्यवस्था उनको नहीं की जाएगी। हाँ, जो 100 स्ट्रक्चर हैं इस पूरे इलाके में, इस पूरे लैंड पर, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ये कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक ही रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू रखी हुई है। लेकिन जिन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त सड़क किनारे बैठे हुए हैं, जिनके घर टूटे हुए हैं, उन्हें घर के बदले में कहीं और उनके वैकल्पिक व्यवस्था करने की या घर के बदले घर देने की कोई व्यवस्था अब तक हाईकोर्ट की ओर से या रेलवे प्रशासन की ओर से नहीं की गई। और लोगों से बात करने के बाद यही पता चलता है कि उनकी ये गुहार है कि उन्हें भी, जैसे कई लोगों के अगर घर टूट जाते हैं तो सरकार कहीं न कहीं व्यवस्था कर देती है, तो उनकी भी व्यवस्था की जाए। क्योंकि कई लोगों से बात करने पर पता चलता है कि कोई बिहार या गाजियाबाद से आकर यहाँ बसा हुआ है, पूरे परिवार के साथ उनका गुजर बसर था, लेकिन अब चूंकि स्ट्रक्चर टूट चुका है, उनको इस बात का भी पता था कि जिस घर में रह रहे हैं वो लीगल नहीं है, क्योंकि इसी तरह की पावती उनके पास नहीं, यानी कि हाउस टैक्स जो भरना होता है, बीएमसी ने किसी को भी हाउस टैक्स जारी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें पानी जो है वो मिलता रहा है,
बिजली की व्यवस्था थी, लेकिन अगर हम गाइडलाइंस भी देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि पानी और बिजली ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर घर स्ट्रक्चर अगर कोई लीगल भी होता है तो मूलभूत सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर लीगल नहीं थे, क्योंकि बीएमसी के किसी भी तरह की पावती यानी कि हाउस टैक्स जिसे हम कहते हैं वो जारी नहीं किया गया था। और इस बात की पूरी जानकारी मतलब ये कि इन तमाम लोगों के सामने अभी अपने सामने आते हैं। एक बार जरा समीर अपने आसपास की जरा तस्वीरें हमें दिखाइए कि कितना फीसद काम जो है डिमोलिशन का वो हो चुका है और कितना फीसद बाकी, क्योंकि 23 मई तक डिमोलिशन का काम अभी चलना बाकी है। बिल्कुल, अगले 3 से 4 दिन ये डिमोलिशन जारी रहेगा और डिमोलिशन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि स्ट्रक्चर जो है कल जो तकरीबन 20% की संख्या थी, आज उससे बढ़कर तकरीबन 25% इस वक्त हम कह सकते हैं। और जेसीबी जो है वो लगातार 5 जेसीबी इस वक्त लगे हुए हैं और जितना मलबा निकल रहा है उसे तुरंत ट्रक में लोड करते हुए यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि मलबा काफी बड़े पैमाने पर यहाँ निकल रहा है, उसको तुरंत उसे हटाया जाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पूरी लैंड अगर खाली करनी है तो ये जो कुछ मलबा निकल रहा है उसका हटना भी उसी वक्त बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार जो स्ट्रक्चर है वो तोड़े जा रहे हैं। 2 बड़े पोकलेन इस इलाके में है वो लगे हुए हैं, साथ ही कर्मचारी जो है वो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। पुलिस का पूरा पुख्ता बंदोबस्त है। इस राह में तस्वीर हम आगे बढ़कर आपको ये दिखा देते हैं कि इस इलाके में इसके जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं, रेलवे का फुट ओवर ब्रिज है, उसके दाहिने और बाएं तरफ दोनों और में लेफ्ट राइट में स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर देखिए जिस तरीके से पोकलेन की मदद से पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर कुल मिलाकर समीर एक बड़ा इलाका है जिसे रेलवे खाली करवा रहा है और आने वाले वक्त में एक्सपेंशन में इस जगह पर कुछ इमारतें बनानी है रेलवे को, उस वजह से पूरा इलाका खाली करवाया जा रहा है। लेकिन वो तमाम लोग जो लंबे वक्त से यहाँ रह रहे थे उन्हें खबर ज़रूर थी कि ये इलीगल है, लेकिन अब उनके सामने अपने रहने का और वहाँ पर रुक करके रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। आरोपी पति फरार है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी हुई है। हालांकि ट्विशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग पर अड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ट्विशा की डेड बॉडी पर कई चोट के निशान हैं। परिवार की मांग पर कोर्ट आज फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा। ट्विशा शर्मा के परिवार का दावा है कि बेटी की हत्या हुई है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर परिवार का कहना है कि पति समर्थ ने सीसीटीवी के सामने सीपीआर देने का नाटक किया और अब जांच को प्रभावित किया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसे लेकर परिवार केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है। परिवार का दावा है कि ट्विशा शर्मा की मौत नहीं, हत्या की गई है। वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं ट्विशा शर्मा की मौत के बाद पुलिस ने पति सामर्थ पर लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी कर दिया है। पति सामर्थ फरार है। पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है और उसकी तलाश तेजी से की जा रही है। ट्विशा शर्मा के परिवार आरोप लगा रहा है कि केस को प्रभावित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अभियुक्त परिवार का अपने पावर और रसूख का इस्तेमाल कर रहा है ताकि केस को दबाया जा सके। परिवार ऐसा क्यों कह रहा है यह भी आपको बताते हैं। ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह पेशे से वकील है और उसकी अच्छी पैठ है। ट्विशा की मौत के बाद से वो फरार है। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं। फिलहाल इस केस में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद ट्विशा के परिवार को डर है कि वो केस को प्रभावित करेंगी। और अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, क्या जानकारी आपको मिल रही है? पीड़ित परिवार की मांग क्या है? राजेंद्र, देखिए, पीड़ित परिवार की मांग साफ तौर पर है कि जो पोस्टमार्टम है दोबारा हो, एम्स में हो, और जो पूरी जांच हो वो भी दिल्ली में हो। और नाराजगी सिर्फ ट्विशा के परिवार में नहीं है, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनमें भी नाराजगी दिखाई दे रही है। तस्वीर अगर आप देखें तो दूर तक जो भी लोग दिखाई देंगे ये तमाम एक्स आर्मी मैन है, एक्स सर्विसमैन है, और जिनकी मांग साफ तौर पर ये है कि जो ट्विशा है उसके ब्रदर मेजर है आर्मी में, अगर उनके साथ इस तरीके से हो रहा है कि एक रसूखदार परिवार के होने के चलते जांच को मैनिपुलेट किया जा रहा है, एविडेंस को टेम्पर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं रसूखदार होने का जो फायदा है उस परिवार को मिल रहा है। मां जो सास रही हैं, जो सास हैं वो रिटायर्ड जज थी, इस वक्त जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि ये तमाम सर्विसमैन पहले श्रद्धांजलि देने शौर्य स्मारक पर पहुंचे। इसके बाद ये जो आपको इस वक्त तमाम जो सर्विसमैन दिखाई दे रहे हैं बाइक रैली निकालकर मध्य प्रदेश की राजधानी
राजधानी में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ डीजीपी और राज्यपाल को भी। और इस वक्त जो है आर्मी के जो एक्स आर्मी मैन है वो गए हैं डीजीपी कार्यालय और डीजीपी से इस वक्त बातचीत चल रही है और नाराजगी आक्रोश जो है वो इकट्ठा दिखाई दे रहा है आर्मी मैन में। हम बात भी कर लेते हैं। सर, सुबह से हम देख रहे हैं 44 डिग्री तापमान में आप लोग लगातार, पहले आपने श्रद्धांजलि दी, अब आपने बाइक रैली निकाली, अब डीजीपी के पास गए। आक्रोश क्यों है, मांग क्या है, क्यों लग रहा है कि एक्स सर्विसमैन को सड़कों पर उतरना पड़ा? सर, क्योंकि हमारे एक मेजर साहब हैं, वो आज ड्यूटी पे हैं और देश का सैनिक जब ड्यूटी पे होता है तो उसके परिवार को कोई देखने वाला होना चाहिए। तो हमारा दायित्व बनता है एक्स सर्विसमैन का कि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, हम उनकी जो परिवार के साथ अन्याय ना हो और उस अन्याय से उनको न्याय मिले। आप सबने देखा होगा कि 3 दिन तक मेजर साहब का परिवार सड़कों पर घूमता रहा, कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ी बहुत एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उनको बताइए बिना सामने आए हुए उनको बेल दिया जा रहा था। तो हम लोगों के साथ, और आज की डेट में आप देखिए कि उनकी बहन के साथ क्या क्या लांछन लादे जा रहे हैं। यदि वो मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, यदि मेरे बहन के साथ ऐसा कोई करता, अनुराग, ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि ट्विशा जो जिनके भाई मेजर हैं आर्मी में, उनके सपोर्ट में एक्स आर्मी मैन अब सड़कों पर हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब इंतजार ये करना होगा कि जो मांगे रखी गई हैं ट्विशा के मायके वालों की तरफ से, उन मांगों को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाता है। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। क्या 2027 के चुनाव में मायावती विपक्ष के साथ होंगी? क्या विपक्ष ने इसकी कोशिशें तेज कर दी हैं? इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। तस्वीर लखनऊ से आई है, जहां मायावती से मिलने गए कांग्रेस के दलित नेताओं को बैरंग ही लौटना पड़ा। मीटिंग के तुरंत बाद यूपी कांग्रेस के 2 नेता मायावती के घर पहुंच गए, लेकिन मायावती से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सांसद तनुज पुनिया और अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मायावती से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मायावती के घर का गेट ही नहीं खोला गया और दोनों नेताओं को खाली ही हाथ लौटना पड़ा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस मायावती को अपने साथ लाना चाहती है ताकि विपक्ष का मोर्चा मजबूत किया जा सके, मोदी और योगी की जोड़ी को टक्कर दी जा सके। तनुज पुनिया पूर्व सांसद पीएल पुनिया के बेटे। पीएल पुनिया मायावती के सचिव हुआ करते थे कभी, तो राजेंद्र पाल गौतम कांशीराम के दौर में बीएसपी में हुआ करते थे। लिहाजा ये दोनों नेता मायावती को साधने की, उन्हें कांग्रेस के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि मायावती को अपने खेमे में लाया जाए। उनका जो एक वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहता है, उनके कमजोर होने के बावजूद भी वो वोट बैंक भी इंडिया अलायंस के साथ ही रहे। ये कोशिशें रंग क्यों नहीं ला पाई? गेट तक क्यों नहीं खुला मायावती का? कि तनुज पुनिया तो चलिए यंग एमपी है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम काशीराम के समय से बीएसपी में थे, हमने दरी बिछाने का भी काम किया है। तो वो तो मायावती को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मायावती ऐसी नेता नहीं है कि आप उनके घर जाएं और उनका दरवाज़ा खुल जाए, वो आपसे मिल ले। उनसे मुलाकात करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल क्योंकि कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बगल में मायावती का घर है, इन दोनों नेताओं का कहना है कि वो हालचाल लेने गए थे, लेकिन क्योंकि चुनाव है तो हर चीज़ को सियासत की नज़र से देखा जा रहा है। और ये भी सच है कि 2024 में भी राहुल गांधी, कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी शामिल हो, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता था कि अगर यूपी में मायावती साथ आ जाएंगी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, कांग्रेस को भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन मायावती 2024 में भी तैयार नहीं हुई और अब भी बार बार मायावती यही कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमने जब भी गठबंधन किया हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा जो वोट था वो गठबंधन करने वाली पार्टी को चला गया। दरवाजे नॉक किए जा रहे हैं, ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा, अभी वक्त काफ़ी पड़ा है। रुचि, इंतजार करते हैं, लेकिन ये कोशिश तो जरूर होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कि एक तरफ जो विपक्ष का कुनबा है उसे जरा बड़ा किया जाए। बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए।